आओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक सवाल बनाते हैं। मेरा एक दोस्त है संयम, ये पहाड़ पे साइकिल चला रहा है। ये कुछ इस पोजीशन से साइकिल चलाना चालू करता है और फिर ये ऐसे पहाड़ पे नीचे आ जाता है। तो जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, यही हमें पता लगाना है। तो देखो, हमें दिया हुआ है संयम और साइकिल, इन दोनों का कंबाइंड मास ये कुछ 90 kgs। इस माउंटेन की इंक्लिनेशन ये एंगल दी हुई है 30 डिग्रीज, और ये जो स्लोप जिस पे ये साइकिल चलाता है संयम, उसकी लंबाई दी हुई है 500 मीटर। अब संयम की साइकिल पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है एज 60 न्यूटन। अब हमें पता लगाना है कि फाइनली इस संयम की वेलोसिटी क्या होगी जब ये नीचे पहुंच चुका होगा। तो मैं इस सवाल में एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं लिखूंगा कि मेरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये बराबर होने वाली है, ये टोटली हो जाएगी फाइनल एनर्जी के बराबर, सिस्टम की फाइनल एनर्जी के बराबर। तो देखो यहाँ पे मेरा सिस्टम क्या क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा कि जितनी भी सारी बॉडीज इंटरेक्ट कर रहे हैं सवाल में, मैं उन सब को अपने सिस्टम के अंदर मान लूंगा, ताकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो और वर्क एक्सटर्नल ये जीरो आ जाए। तो यहाँ पे संयम, इसकी साइकिल चल रही है पहाड़ के ऊपर, तो यानी कि ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो मैं इन दोनों को भी अपने सिस्टम में मान लेने वाला हूँ। अब संयम की साइकिल पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, धरती लगा रही होगी, तो यानी कि मैं धरती को भी अपने सिस्टम के अंदर मान लूंगा। तो यानी कि मेरे सिस्टम में हो गया संयम, इसकी साइकिल, ये पहाड़ और ये धरती, ये सब कुछ मेरे सिस्टम के अंदर आ गए। अब आओ पता करते हैं कि मेरे सिस्टम की इनिशियल एनर्जी क्या होगी। तो देखो, इनिशियली संयम बस मोशन को स्टार्ट करने वाला था, तो यानी कि इसकी वेलोसिटी ये तो ऑलमोस्ट जीरो होगी अभी, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी ये तो होने वाली है नहीं। अब मेरी सिस्टम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी वैल्यू होती है mgh। तो संयम का मास और साइकिल का मास ये दिया हुआ 90 kgs का, तो मास हो गया 90, जी इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 मान लेते हैं कि ये धरती पे हो रही है, तो ये हो गई कुछ 10 के बराबर। इनटू हाइट, कितनी ऊंचाई से, धरती के सरफेस से कितनी ऊंचाई से इसने मोशन को चालू किया। तो देखो, ये पता लगाने के लिए मुझे इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है, मुझे ये ऊंचाई ये h पता करना है। तो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं साइन ऑफ थीटा का, साइन 30। साइन थीटा हो जाता है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड ये हो जाने वाला है कुछ h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई कुछ h बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है कुछ 500 मीटर, और मुझे पता है कि साइन 30 इसकी वैल्यू होती है हाफ। तो मैं दोनों साइड अगर 500 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाने वाली है, ये हो जाएगी 500/2, यानी कि 250 मीटर्स। 250 मीटर्स की ऊंचाई से संयम ने अपनी मोशन को चालू किया, तो यहाँ पे h की वैल्यू में डाल दूंगा 250 मीटर्स। अब अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाने वाली है कुछ 225,000। इतनी जूल्स की इनिशियल एनर्जी थी मेरे पूरे सिस्टम में। अब आप बात करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस की। तो देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर बात करें तो एक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है साइकिल पे, लेकिन ये माउंटेन लगा रही है साइकिल के ऊपर, और साइकिल भी लगा रही होगी माउंटेन के ऊपर, और ये दोनों ही मेरे सिस्टम के अंदर हैं, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स ये तो इंटरनल फोर्स हो गई। और कौन कौन से फोर्सेस हैं? अब एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा इस पर, ये धरती लगा रही होगी, लेकिन ये भी धरती पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार। तो यानी कि ये ग्रेविटी का फोर्स ये भी मेरे सिस्टम के अंदर का फोर्स हो गया है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ये वाला टर्म ये जीरो हो जाने वाला है। अब आप बात करते हैं फाइनल एनर्जी की। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो ये संयम ये कहीं यहाँ पे होने वाला है, और संयम को नीचे बना देते हैं, संयम ये उतर जाएगा नीचे यहाँ पे, और इसके पास होने वाली है कुछ वेलोसिटी v, और जिसके कारण इस पूरी सिस्टम में एक काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, क्या इसका मतलब कि सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में? तो देखो, ये तो तभी ट्रू है जब सारे सरफेसेस ये फ्रिक्शनलेस हो, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन है यार, और इसलिए सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस सिचुएशन में थी वो ट्रांसफर नहीं हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। कुछ पार्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फ्रिक्शन कन्वर्ट कर देगा थर्मल एनर्जी में, ये इन सर्फेसेस की थर्मल एनर्जी को बढ़ा देगा। इस माउंटेन की सरफेस, इस साइकिल के टायर की सरफेस, इनकी थर्मल एनर्जी को बढ़ाने में लगा देगा फ्रिक्शन।
तो यानी कि यहाँ पे एक और एनर्जी होने वाली है, थर्मल एनर्जी। सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाएगी फाइनली काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी में। तो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी हाफ मास इंटू वी स्क्वायर, मास इंटू वी स्क्वायर। अब मास इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, ये संयम और संयम की साइकिल का मास ये 90 kgs। तो इसे मैं लिख देता हूँ 90, थोड़ी सी जगह बना के ऐसे लिख लेते हैं 90 kgs इंटू स्पीड का होल स्क्वायर। स्पीड की वैल्यू हमें पता नहीं है, यही तो हमें निकालना है। अब थर्मल एनर्जी इसकी वैल्यू कितनी होगी फाइनली? तो देखो थर्मल एनर्जी आ रही है क्योंकि फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो जितना वर्क फ्रिक्शन ने किया होगा उतनी ही थर्मल एनर्जी आई होगी। तो आओ कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो जब संयम पहाड़ से नीचे उतर रहा था तो इसकी साइकिल पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे के डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में, और इसकी डिस्प्लेसमेंट, साइकिल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है नीचे के डायरेक्शन में, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वर्क डन ये होता है फोर्स की मैग्नीट्यूड, फ्रिक्शन की फोर्स की मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स की मैग्नीट्यूड ये हमें दी हुई है, ये कुछ 60 न्यूटन्स, 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट इसकी मैग्नीट्यूड हमें दी हुई है कुछ 500 मीटर इंटू 500 मीटर, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब देखो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन लग रही है पीछे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ, तो यानी कि एंगल इन दोनों के बीच में हो जाएगा 180 डिग्रीज, और कॉस ऑफ 180 डिग्रीज ये होता है कुछ -1। अब अगर तुम इनका प्रोडक्ट लो तो ये आ जाएगा 6 इंटू 5 30, सॉरी -30 और यहाँ पे 3 zeros 1 2 3, इतने जूल का वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। अब देखो ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो वर्क डन होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब यानी कि अगर एनर्जी दी गई सिस्टम को तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर एनर्जी निकाली गई तो यानी कि वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे फ्रिक्शन ये एनर्जी को निकाल रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से निकाल रहा है एनर्जी और इसे ट्रांसफर कर रहा है थर्मल एनर्जी में, यानी कि 30,000 जूल्स की एनर्जी ये फ्रिक्शन ने निकाल ली और ये इसे कन्वर्ट कर दी थर्मल एनर्जी में। तो यानी कि मैं लिख दूंगा थर्मल एनर्जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30,000 जूल्स, 30,000 जूल्स। तो यानी कि मैं लिख लूंगा फाइनली ये इतनी जूल की इनिशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो रही है 90/2, ये हो जाने वाला है 45 वी स्क्वायर प्लस 30,000 जूल्स। अब अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, वो है वेलोसिटी की, और इसकी वैल्यू तुम आसानी से निकाल सकते हो सॉल्व करके। मैंने ये पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए, और इसकी वैल्यू आ जाती है संयम की स्पीड ये हो जाने वाली है कुछ 65.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे अपना सवाल तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन देखो ये सवाल हमने सॉल्व किया संयम, माउंटेन और अर्थ सबको एक सिस्टम के अंदर मान के। अब तुम चाहो तो केवल संयम को एक सिस्टम मान के इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखो थोड़ी सी जगह बना के इसे सॉल्व करते हैं, आंसर बिल्कुल ही सेम आने वाला है इस केस में भी। अब इस केस में क्या होगा कि अगर सिर्फ और सिर्फ संयम हमारा सिस्टम है तो संयम इनिशियली यहाँ पे था ऊपर में, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ये तो होने वाली है नहीं, इसकी इनिशियल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ये तो हो जाएगी 0। पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी तो बात ही हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वो होती धरती के कारण, और धरती तो हमारी सिस्टम के बाहर है, और पोटेंशियल एनर्जी हम केवल एक बॉडी के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ये भी हो जाती 0, तो यानी कि इनिशियल एनर्जी ये पूरी की पूरी चीज़ ये हो जाती 0। अब आप बात करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। अब इस पर ग्रेविटी का फोर्स लगा रही होगी धरती, और धरती क्योंकि सिस्टम के बाहर है इसलिए ग्रेविटी का फोर्स ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, और इसके कारण अब वर्क डन होने वाला है। तो मैं लिखूंगा +mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फोर्स, और इसकी वैल्यू सेम आएगी जो पिछले बार आई थी 225,000 जूल्स, प्लस अब फ्रिक्शन का फोर्स ये भी एक एक्सटर्नल फोर्स होने वाला है, क्योंकि देखो फ्रिक्शन का फोर्स लगा रही है ये माउंटेन, और ये माउंटेन अब मेरे सिस्टम के बाहर है, तो यानी कि इसके कारण भी वर्क डन होने वाला है, और इसका वर्क डन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ एक्सटर्नल वर्क डन, और ये भी हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था। ये आया था कुछ ये देखो -30,000 जूल के बराबर, तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा -30,000 जूल्स, और ये बराबर होने वाला है फाइनल एनर्जी के। तो जब संयम नीचे पहुंच जाएगा तो उसके पास केवल वेलोसिटी होने वाली है, एक स्पीड,
जिसके कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ m इंटू वी स्क्वायर, मास हो गया 90 इंटू इसकी जो भी स्पीड होगी उसकी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। अब अगर तुम ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को और पिछले वाले एक्सप्रेशन को, तो दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल ही तुम्हें सेम दिखेगी। या देखो 90 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो ये हो जाने वाला है 45। अब ये देखो यहाँ पे 225,000 जूल्स इज इक्वल टू 45 वी स्क्वायर प्लस 30,000। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड 30,000 से ऐड कर दूँ तो 30,000 यहाँ से गायब और 30,000 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। तो यानी कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है और इसे वेलोसिटी की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू ये बिल्कुल ही सेम आने वाली है। और ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि देखो सिचुएशन तो एक ही है, इसके पास वेलोसिटी ये तो एक ही होने वाली है, बस हमारी देखने का या फिर सॉल्व करने का नज़रिया, तरीका ये अलग है। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमें ये पता लगाना था कि जब संयम पहाड़ से नीचे उतर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने संयम पहाड़ और धरती सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने सिस्टम के अंदर मान लिया। फिर हमने अपने सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व कर दी। हमने कहा कि इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये बराबर हो जाने वाली है फाइनल एनर्जी के। अब देखो क्योंकि सारी ऑब्जेक्ट्स को हमने सिस्टम के अंदर मान लिया है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं होने वाला है। अब इसके बाद इनिशियल एनर्जी, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि संयम ने जस्ट मोशन को चालू किया था। बस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी mgh। अब फाइनली सिस्टम में एक काइनेटिक एनर्जी होने वाली है, संयम की काइनेटिक एनर्जी, और एक थर्मल एनर्जी होने वाली है क्योंकि फ्रिक्शन कुछ एनर्जी को निकाल के इन सर्फेस इन कॉन्टैक्ट इसकी थर्मल एनर्जी को बढ़ा देगा। अब इसकी मदद से हमने फाइनल स्पीड, इसकी वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लिया।